गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने कॉम्पटन प्रभाव के बारे में पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, किस तरह से फोटोन का लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग होती है, और ये सारे कैलकुलेशन। और इंसिडेंट फोटोन उसके एनर्जी E1 और उसका मोमेंटम अपन ने P1 लिया था, ये बता दिया था। और जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसका कोलिजन से पहले उसके एनर्जी E2 और P2, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। कोलिजन के बाद स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी E1, उसका मोमेंटम P1 E1 डैश एनर्जी और मोमेंटम P1 डैश, ये बता दिया, इसके बारे में बता दिया था। और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी E2 डैश और उसका मोमेंटम P2 डैश, ये सारा बता दिया। इसके बाद अपन ने इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम 4 वेक्टर लिख लिया था। रिकॉइल और जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम 4 वेक्टर P2 म्यू लिख लिया। इसी तरह से स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम 4 वेक्टर P1 म्यू डैश निकाल लिया था अपन, वो ये यहाँ लिख दिया था। और इसी तरह से रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका भी मोमेंटम वेक्टर अपन ने बता दिया था। यहाँ तक मैंने अपन बता दिया था। और ये डायग्राम अपन डिस्कस किया था। ये इंसिडेंट फोटोन है, यहाँ पे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये स्कैटर्ड फोटोन इंसिडेंट फोटोन्स की दिशा से 5 डिग्री पर स्कैटर्ड हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट फोटोन की दिशा से थीटा डिग्री के एंगल पर रिकॉइल हो जाता है विद एनर्जी E2 डैश और मोमेंटम P2 डैश। ये अपन पहले कर चुके हैं। अब इसके आगे के कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो मोमेंटम 4 वेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर अगर अपन करें तो कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम 4 वेक्टर, कोलिजन के बाद का मोमेंटम 4 वेक्टर बराबर होना चाहिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P1 म्यू प्लस P2 म्यू इज इक्वल टू P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P1 म्यू डैश इज इक्वल टू P2 म्यू डैश। ठीक है, इस इक्वेशन को स्वयं के साथ इसका अदिश गुणनफल करें तो ये आपको इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। तो P1 म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर प्लस P1 म्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 P1 म्यू डॉट P2 म्यू माइनस 2 P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश माइनस 2 P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश इज इक्वल टू P2 म्यू डैश स्क्वायर। एज इट इज आ जाएगा। इसको ओपन किया तब इस तरह से आ गया। अब उनको इन सब के वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग, कि इसकी सबकी, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अपन सबकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप P1 म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। P1 म्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, P1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस प्लस फोर्थ कंपोनेंट यानी कि आयोटा E1 अपॉन C का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, P1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इनकी वैल्यू इतने, तो एच म्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस एच म्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टर्म आ गई। इसी तरह से P2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी पार्टिकल यदि रेस्ट है, उसका रेस्ट मास अगर M0 है, तो उसका मोमेंटम 4 वेक्टर का स्क्वायर कितना होता है, P म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर। उस डेफिनेशन से ये P2 म्यू स्क्वायर वैल्यू आ गई। M0 पर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। इसी तरह से P1 म्यू डैश स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, P1 डैश स्क्वायर माइनस E1 डैश स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। वैल्यूज रखने पर ये वैल्यू भी अपन को 0 मिल गई। इसी तरह से P2 म्यू डैश स्क्वायर इजिकल टू P2 डैश स्क्वायर माइनस E2 डैश स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और ये भी किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का मास M0 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस M0 स्क्वायर C स्क्वायर भी लिखते हैं। अब अपन को वैल्यू निकालनी है P1 म्यू, इसकी वैल्यू P1 म्यू डॉट P2 म्यू। P1 म्यू की वैल्यू P1 म्यू एंड फोर्थ कंपोनेंट आयोटा एच म्यू अपॉन सी, और P2 म्यू की वैल्यू 0 आयोटा M0 सी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, P1 को 0 से किया तो 0 आ गया, आयोटा एच म्यू अपॉन सी को आयोटा M0 सी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, आयोटा आयोटा -1 और माइनस M0 H म्यू, ये वैल्यू आ जाएगी पास में इसकी। तो P1 म्यू डॉट P2 म्यू इक्वल्स टू माइनस M0 H म्यू। इसी तरह से P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश का मान निकालें तो कितना आएगा, इनकी वैल्यूज अलग से लिख दो, P1 म्यू कॉमा आयोटा एच म्यू अपॉन सी डॉट P1 डैश कॉमा आयोटा एच म्यू डैश अपॉन सी। फर्स्ट थ्री कंपोनेंट को फर्स्ट थ्री कंपोनेंट से, फोर्थ कंपोनेंट को फोर्थ कंपोनेंट से। तो P1 डॉट P1 डैश, एक तो ये टर्म आ गई, और मल्टीप्लाई किया तो माइनस एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर।
इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन के बीच का एंगल यदि फाई है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P1 डॉट P1 डैश, P1 डैश कॉस फाई, और ये वापस लिख दिया माइनस h² म्यू म्यू डैश अपॉन c²। ठीक है, इतना आ गया। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व किया तो P1 और P1 डैश की वैल्यू रख देते हैं h² म्यू म्यू डैश अपॉन c², कॉस फाई माइनस h² म्यू म्यू डैश अपॉन c²। इसको अपन ने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और h² म्यू म्यू डैश अपॉन c² कॉमन निकालें तो माइनस h² म्यू म्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ये कितना, P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश कितना आ गया, माइनस h² म्यू म्यू डैश अपॉन c² इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसी तरह से P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश की वैल्यू, P2 म्यू की वैल्यू जो आयोटा M0C हमने डाल के रख रखी है पहले से, डॉट P1 म्यू डैश की P1 डैश आयोटा h म्यू डैश अपॉन सी। फर्स्ट थ्री कंपोनेंट 0 को इससे मल्टीप्लाई करें और आयोटा M0C को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, P2 म्यू डॉट P1 म्यू डैश माइनस M0 h म्यू डैश। ये वैल्यूज आ गई। अब ये जितने भी ये वैल्यूज आई हैं अपने पास, इन सब को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रख दें तो आपको क्या मिलेगा, जो माइनस M0² c² माइनस 0 माइनस 2 M0 h म्यू प्लस 2 h² म्यू म्यू डैश अपॉन c² 1 माइनस कॉस, ये कॉस फाई है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको इसकी जगह आप कॉस थीटा को आप इसके अंदर, ये कॉस फाई है तो इसको ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं करेक्ट बता देता हूँ, थीटा की जगह पर ये फाई है प्लस 2 M0 h म्यू डैश इजिकल टू माइनस M0² c²। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो कितना आ गया, M0 h इंटू म्यू माइनस म्यू डैश इजिकल टू h² म्यू म्यू डैश अपॉन c² इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, सॉल्व कर लिया थोड़ा मैनिपुलेट करके, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से एक c इस तरफ ले जाएं और M0 को यहाँ ले जाइए और एक h से h काट दीजिए तो c अपॉन म्यू डैश माइनस c अपॉन म्यू इजिकल टू h अपॉन M0c इंटू 1 माइनस कॉस फाई। c अपॉन म्यू डैश किसके बराबर, लैम्डा डैश जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ, और c अपॉन म्यू लैम्डा जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजिकल टू h अपॉन M0c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा इजिकल टू अपॉन M0c इंटू 1 माइनस कॉस फाई। यह तरंग दैर्ध्य के अंदर कॉम्पटन विस्थापन का फॉर्मूला है, अर्थात कॉम्पटन विस्थापन अर्थात तरंग दैर्ध्य में अंतर आपतित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ पर नहीं निर्भर करता बल्कि जो स्कैटर्ड फोटोन है वो कितने एंगल पे स्कैटर्ड हुआ उसके ऊपर डेल्टा लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करती है। अब अपन कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर 5 है उसके अंदर h अपॉन M0c एक क्वांटिटी है, इसको अपन कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। इसकी डायमेंशंस तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, तरंग दैर्ध्य की डायमेंशंस के बराबर होती है, और इसको अपन लैम्डा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा सी इजिकल टू h अपॉन, यहाँ पर MC लिखा हुआ है, कई जगह पर M0c भी लेते हैं, तो कायदे से तो M0 लेना चाहिए, वैसे ये भी सही है। तो लैम्डा सी इजिकल टू h अपॉन M0c, h की M0 की और c की वैल्यूज अगर अपन रखें, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर रख देते हैं यहाँ पर रख दी इसके अंदर, तो लैम्डा सी की वैल्यू आ जाती है लैम्डा सी इक्वल्स टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार अपन कॉम्पटन समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई, डेल्टा लैम्डा इजिकल टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है। तो इक्वेशन नंबर 6 से हमको 3 ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। पहला, फोटोन के अग्र प्रकीर्णन के लिए फाई इक्वल टू 0, उस केस के अंदर फाई की वैल्यू 0 रख दे इक्वेशन 6 के अंदर, कॉस फाई इक्वल्स टू अगर कॉस 0 कर दिया तो 1 हो जाएगी वैल्यू, और लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा होगा। तो अर्थ आपतित तरंग की दिशा में कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता, जिस दिशा में फोटोन आ रहा है उसी दिशा में आगे जाएगा। और आपतित तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में फोटोन के प्रकीर्णन के लिए अर्थात पाई इजिकल टू पाई बाई 2 हो तो कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इजिकल टू लैम्डा सी के बराबर आएगा।
कॉस फाई की जगह कॉस पाई बाई टू रखेंगे तो कॉस पाई बाई टू इजिकल टू जीरो, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इजिकल टू लेमडा सी इजिकल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम होगा। इस स्थिति में कॉम्पटन विस्थापन कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। और फोटोन के पश्च प्रकीर्णन के लिए फाई इजिकल टू पाई होने पर, फाई इजिकल टू पाई रख दो तो कॉस फाई इजिकल टू कॉस पाई जैसे रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इसके अंदर ये -1 हो जाएगा तो ये 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डेल्टा लेमडा कितना हो जाएगा 2 लेमडा सी। तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इजिकल टू 2 लेमडा सी इजिकल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम होगा। इस स्थिति में कॉम्पटन विस्थापन अधिकतम होता है और वो किसके बराबर होता है 2 लेमडा सी के बराबर होता है। इसको मैं डायग्राम में एक बार और बता देता हूं, जो पीछे डायग्राम है उसके अंदर यदि फाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो फोटोन है वो जिस डायरेक्शन में ये फोटोन इंसिडेंट है उसी दिशा में आगे जाए, एक्स दिशा में। और अगर फाई इज इक्वल टू ये एंगल ये पाई बाई 2 है, यानी कि ये हो जाए, तो फोटोन जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला जाएगा इस डायग्राम के हिसाब से। और यदि फाई इज इक्वल टू पाई है तो एंगल कितना हो गया, यहां लेकर के यहां तक का इतना एंगल हो गया, कि जिस दिशा में फोटोन आता है फोटोन वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। और तीनों कंडीशन के लिए अपन ने डेल्टा का मान यहां पर कैलकुलेट कर ही रखा है, अभी बताया था, ये निकाला है अपन ने ये सारा। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।